करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर आप सभी को जैसा कि पता है कि सामाजिक यानी एसएसटी सीटेट पेपर 2 के पेपर लगवाए जा रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी भी इस पर डाल दी गई थी। पहले भी लगवाए गए थे, लेकिन दोबारा से सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और वीडियोज भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल क्लासेस आती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम साथ में लगाएंगे तो हमारा सीटेट का पेपर आसानी से निकल जाएगा। और इसके साथ साथ में कोई और पेपर भी दे रहा है जिसका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान है। तो ज़रूर अगर ये पेपर लगा रहे हैं तो वो भी निकल सकता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो वही है ना, क्वेश्चन तो उसी में से उठ के आएंगे ना कि सोशल साइंस में से, यहाँ वहाँ से नहीं आएंगे। तो हमारे और भी कवर हो जाते हैं पेपर, और वो तो हो ही रहा है। तो ज़रूर आप पेपर ज़रूर लगाइए, हमें ये भी पता चल जाता है किस टाइप से आते हैं, कैसे आते हैं। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और जिसने कर दिया थैंक यू। चलो तो हमारा आज का क्वेश्चन है, वीर सेववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। वीर सेववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। और आप सभी से एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, अगर आप सभी को वर्ग 2 यानी सीट वर्ग 2 पेपर आता है, एमपी वर्ग 2, तो उसके पेपर अगर किसी को चाहिए है तो वो भी लगवा सकती हूँ। स्टार्ट कर दूँगी आप सभी के लिए, सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाऊँगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर भारी मात्रा में कमेंट आते हैं तो मैं वो चालू कर दूंगी। सीटेट पेपर तो 2 चल ही रहा है, वर्ग 2 पेपर भी चालू कर दूंगी, उसके सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाऊंगी। अगर आप सभी की सहमति हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीर सेववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। तो बसवन्ना से, या आलम्मा प्रभु से, या चोखा मेला से, या अक्क महादेवी से। तो किससे जुड़ा हुआ है क्या? वीर सेववाद। और ये सभी क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर एनसीईआरटी पूरी यानी संपूर्ण फॉलो की है तो ज़रूर आप ये क्वेश्चन आसानी से लगाते जाओगे। अगर नहीं किए तो पहले आप एनसीईआरटी भी साथ में कीजिए, वो बुक क्लियर करते जाइए और ये भी लगाते जाइए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो हमारा इसका वीर सेववाद से जुड़े हैं कौन? बसवन्ना, आलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी, ये तीनों जुड़े हुए हैं ना कि चोखा मेला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा AVD। तो हमारा राइट आंसर AVD यानी तीसरा हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूची वन में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची सेकंड में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। यानी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट सूची दी गई है हमें वो तमिल क्षेत्र की सेकंड दी गई है, यानी फर्स्ट तमिल की दी गई है और सेकंड भी तमिल की, लेकिन उसमें ये हमें ये मिलाना है कि पहला किससे मिल रहा, कौन से वेबसाइट से पहले सूची मिल रही है, ये मिलाना है हमें। तो चलो देखते हैं, मिलाते हैं। तो पहली है हमारी क्या? बेल्लार किससे मिल रही है? तो बेल्लार बोलते हैं बड़े भूस्वामी को। किसको बोलते हैं? बड़े भूस्वामी को बेल्लार बोलते हैं। तो इससे हमारी फर्स्ट मिल रही है, ठीक है। और सेकंड उड़वार किससे मिल रही है? उड़वार क्या करते हैं तो देखते हैं। उड़वार कर रहे हैं हमारे साधारण हलवाई, उड़वार कहते हैं हम किसे? साधारण हलवारे को, ठीक है। फिर है हमारा क्या? अधिमई क्या करते हैं? तो अधिमई हमारा करते हैं क्या? भूमिहीन मजदूर को अधिमई बोला जाता है। किसको? भूमिहीन मजदूर को अधिमई बोला जाता है। और गृहपति होते हैं एक स्वतंत्र कृषक। ये सभी आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक्स में, उसमें आपने अगर पढ़ा है तो जरूर मिलेगा। तो गृहपति हमारे स्वतंत्र कृषक होते हैं एक। तो हमारा फर्स्ट था क्या? तीसरा, यानी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा है फिर चौथा, ये आएगा नहीं क्योंकि दूसरे नंबर पर पहला है, इधर चौथा है। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द किससे संबंधित था? तो चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। नहीं तो कैसे? हाँ, राइट। अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ी वो भी राइट ही बोल देगा इसको, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जो एनसीईआरटी लगा लेता है तभी तो वो जल्दी से पेपर पूरा कर लेता है और बैठ जाता है। समुद्री की मार्ग जो उन देशों को जोड़ते हैं जहाँ रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। फिर सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहाँ सहतूत के पौधों की खेती होती है। नहीं, ये भी नहीं होगा। सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादन का
व्यापार होता था। नहीं, हमारा पहला राइट है। क्यों है? सिल्क रूट, रूट मतलब सिल्क, सिल्क जिस रास्ते से जाते थे उसको रूट बोला जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल की बात है। तो चीन से जो दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग था। यार इतने ही से समझ जाओ आप, यहाँ रूट लिखा तो यात्रा की ही बात हो रही होगी, मार्ग की ही बात हो रही है। और सिल्क यानी रेशमी कपड़ों को सिल्क बोला जाता है। तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसमें आधे गुण तो मिल ही रहे क्वेश्चन में आंसर से, है ना। तो इधर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि समुद्र की मार्ग को रूट इतना ज़्यादा नहीं बोलते। रूट हमारा सिंपल रास्ते को बोला जाता है। और दूसरा इसमें आ गया था कि सड़कें जोड़ना, और सिल्क का कोई दिया ही नहीं इसमें कपड़े वगैरह, तो कहाँ से? तो हमारा पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए, अगर हमें अच्छे से अर्थ समझ लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, तो हमें उतना बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कॉमन सेंस से भी आधे क्वेश्चन कर ले जाते हैं, अगर हमारा कॉमन सेंस वैसा है, हम समझ सकते हैं क्वेश्चन हो तो। और वो समझ कब पाएंगे? जब हम बहुत सारी पढ़ाई कर लेंगे, यानी बहुत सारी NCERT बेसिक लेवल से पढ़ लेंगे, तो हमें बहुत समझ आ जाती है। तो चलो हम देखते हैं। अब 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? तो बादामी चालुक्य, या वोलू बमपट्टी, या नंदबसवेश्वर, या उय्या कोंडन उदयार। और उय्या कोंडन उदयार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह शिलालेख में रथकारों यानी रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार करना है। तो वो स्थिति थी क्या? उय्या कोंडन उदयार। क्या थी? उय्या कोंडन उदयार। वो भी 12वीं शताब्दी की बात हो रही है ना। तो 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कलरफुल स्क्रीन नहीं दिखी, उस पर आप मत जाइए। वहाँ पर भी पेपर में एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम दोगे, पेपर दोगे, तो उस टाइम पर भी आपको ऐसे ही स्क्रीन नज़र आएगी, ना कि वहाँ कलरफुल आएगी। तो आप पहले से ही अवगत रहिए कि हमें क्या मिलने वाला है आगे। आप कलरफुल देखते रहते हो, आपको लगता है वाओ कितनी प्यारी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी प्यारी स्क्रीन है, ये तो मैं फटाफट कर ले जाऊँगी। लेकिन रियलिटी तो यही है ना, रियलिटी तो यही है जो प्रीवियस पेपर आप लगा रहे हो, पूरे बही के बही उठा के, ना कि सरल क्वेश्चन रख दिए गए वो लगा रहे हो। तो रियलिटी देखो ना आप, क्योंकि इसी से आपका एग्ज़ाम निकलना है, ना कि वो सब दिखावटी से निकलना है। इसलिए आप इस पर मत जाइए कि कलरफुल नहीं है, कि कैसे हैं, कि कैसे नहीं। आप क्वेश्चन को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, है ना, और उसकी फीलिंग को समझिए, तब आपका पेपर निकलेगा। क्योंकि जब आप जो चीज़ करना चाह रहे हो उसको अच्छे से जुड़ जाते हो ना, तो आपको फिर उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कोई डर नहीं लगता है कि मेरे पर बोझ बन गया, क्या हो गया। तो इसलिए आप उसको समझिए। तो चलो लगाते हैं। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। क्या आलोचना की ताराबाई शिंदे ने? तो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, या फिर पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। किस बात की आलोचना की? स्त्री पुरुष तुलना की। किसने? ताराबाई शिंदे ने। तो उन्होंने की, हमारा पहला राइट आंसर है, उन्होंने की मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, है ना, स्त्री पुरुष तुलना की थी, है ना। तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही है। फिर है आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियलवार अंडाल तोड़र डिप्पोड़ी अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? तो दिव्य प्रबंधन में, या तेवरन में, या तिरुवाचकम में, या तिरुमुरेन में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिव्य प्रबंधन में। किसमें? दिव्य प्रबंधन में संकलन किया गया है इनका, है ना। और आप सभी सोचे हो किस प्रकार के मतलब शब्द दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार के शब्द दिए जाते हैं। हमारी NCERT पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि इसी प्रकार के शब्द यूज किए जाते थे पहले, तो आज हमें भी वो पढ़ने पड़ रहे हैं। तो हमारा यही पहला आंसर हो जाएगा। फिर है आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? आप यहाँ भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लास्ट में कभी ये दिया गया नियमित कर है, यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो फसल पर कर, या शिल्पकार पर कर, या चरवाहों पर कर, या परिवार पर कर। तो जो हमारा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है, वो होता था परिवार पर कर, है ना। ये नियमित नहीं था, यानी 4th हमारा राइट आंसर है। फिर है, जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़ना है और विकल्प देखकर ही हमें आंसर देना है, वो भी जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का। तो हमारा इसमें है,
आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेष कार्य या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी, या फिर संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि पहला सही है या दूसरा सही है। तो हमारे इसमें दोनों ही सही हैं, यानी दोनों ही क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर है। आपने पढ़ा है जैसे कि जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में जानना था, जो कि दोनों राइट है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा, यानी ए और बी दोनों ही सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। ऐसा कौन सा नारा है जो श्री गुरु नारायण द्वारा दिया गया था, यानी नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। तो मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, या मानवता की एक भाषा एक धर्म एक ईश्वर है, या मानवता की एक भाषा एक जाति एक ईश्वर है, या मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो भाषण दिया था, यानी उन्होंने जो नारा दिया था वो है मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ईवी रामास्वामी पेरियर ने, या श्री नारायण गुरु ने, या BR अम्बेडकर ने, या स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, वो किया था ईवी रामास्वामी पेरियर ने, है ना। हमें ज़्यादा कुछ सीखने की नहीं है, अगर हमें रामास्वामी पेरियर ने भी आता है ना तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहला ही राइट आंसर है। फिर है नीचे दी गई हमें कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन भी करना है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राइट, पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर राइट आंसर लगाएंगे, है ना। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी और गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थीं, परंतु यह निचली जातियों के लिए सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। तो हम आंसर देखते हैं हमारा क्वेश्चन के अनुसार। पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं तत्व दिया गया जिसके आधार पर हम आंसर ढूंढें। तो हमें आंसर सिर्फ अपने इसी आंसरों में से ढूंढना है। तो हमारा पहला इसमें से क्या है हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट हो जाएगा पहला हमारा सही है, क्योंकि मजदूरी की मांग बढ़ी थी शहरों में। और दूसरा अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे, ये सरासर गलत है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि गाँव और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए क्यों जाएंगे, ज़रूरत होगी वही जाएंगे ना। तो हमारा सी और ये सही हो जाएगा कि हमारा इनको ज़रूरत थी और इनको, ना कि इनको। तो हमारा बी गलत हो जाएगा। तो ये सी राइट आंसर है। तो हमारा तीसरा ही सही आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस था वो है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मोहनदास करमचंद गांधी, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो वह नेता एक जो लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध में जो राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है इसमें भी हमें कथन पढ़ना है और सही आंसर देना है, तो कथन की ज़रूरत नहीं है। फिर है औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया, है ना। फिर है हमारा क्या कि कंपनी अधिक रियासतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारियों में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती थी। ये दोनों ही गलत है, सरासर दोनों ही गलत कर रहे हैं। हेर फेर नहीं करती थी, कंपनी इतनी अच्छी थी, औरंगजेब इतने अच्छे थे, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी वो सही है, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी तो हम नहीं पढ़ा सकते क्या था क्या नहीं था, हम सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हमें सारे क्वेश्चन भी लगाना है। आप तो बस जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगाइए। अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो प्ले लिस्ट चेकआउट कीजिए, एनसीईआरटी अलग पढ़िए और पेपर लगाइए, क्योंकि पेपर हमें जल्दी जल्दी ही लगाना होगा, ना कि हमें इतना टाइम मिल पाएगा कि हम कंसल्ट कर सकें, एनसीईआरटी भी फॉलो करें साथ में, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पेपर में भी टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी है कथन, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हमें इसका सही रूपांतरण करना है, सही जवाब देखना है। तो इसमें उन संविधाओं को जो कि भारत के सबसे बड़े बड़े अनुपात को संगठित करते हैं, उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया है और इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। देखते हैं आगे। फिर है इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
तो हमारा इसमें बी सही नहीं है, है ना। हमारा इसमें है ये और सी, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो देखते हैं सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। फिर है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। या सूर्य 10 ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। या सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारा जो सौरमंडल का पूछा जा रहा है, ना कि और सभी का। तो सौरमंडल जब हमारा बनेगा तब सूर्य होगा, साथ में 8 ग्रह होंगे, उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, तब जाके हमारा सूर्यमंडल यानी सौरमंडल बन पाएगा, परिवार बन पाएगा। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर है। फिर हमें क्या ए और बी को पढ़ना है और फिर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है ना। अक्षांश के साथ एवं देशांतर के साथ उत्तर एवं दक्षिण लिखा जाता है या नहीं। तो हमारा ये राइट है कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर एवं दक्षिण लिखा जाता है। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे देखते हैं हम अपना। तो अभिकथन पढ़ना है हमें, फिर उसका राइट आंसर देंगे। तो उष्णकटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। फिर है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। तो हमारा इनमें से दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी दोनों सही कथन, अभिकथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ भी कथन पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर है विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। राइट, दोनों ही हमारे सही हैं, तो हमारा पहला सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, है ना। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। फिर है हमारा, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे। तो उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा, या एस तरंगें, निकास या पी तरंगें, क्रेटर लावा या गैस रिएक्टर, वायुजनक एक्सोजेनिक बल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट की उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा। इस प्रकार से ये विकल्प हमारे राइट हो जाएंगे, यानी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ हमारा अंतिम क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन। तो देखते हैं, अभिकथन सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है और कारण है सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, परंतु सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस आती हैं और आप सभी पढ़िए, हेल्पफुल क्लासें हैं, देखिए और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शेयर सभी को मिलेगा, सभी कर पाएंगे, सभी एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि सभी को ज़रूरत होती है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।